हेलो बच्चों। एग्जाम बूस्टर कोर्स की ताकत का एहसास धीरे धीरे आपको हो ही रहा है और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इस प्लेटफॉर्म का रंग भी नया होता जा रहा है। और हमने जो लगातार आपके लिए कोशिश किया है, हमारी टीम ने जो आपके लिए हर चीज़ों का सर्च किया है, देखा है, समझा है और परख करके और तब हम उसको अपने आपके सामने जो ला रहे हैं, इसका जो सीधा बेनिफिट है वो आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने जो कमिटमेंट किया हुआ है, मैंने नहीं किया है बल्कि आपके दिल में उतर करके ये प्रयास किया गया है कि आपको एक तसल्ली दिया जाए, एक हौसला दिया जाए कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसमें कहीं से कोई संदेह की बात नहीं है। साइंस का एक शॉर्ट रिवीजन हम फिर लेंगे, आपका प्रयास करेंगे, हमारा रहेगा। मैथमेटिक्स वगैरह को थोड़ा देखते रहिएगा ढंग से, फार्मूला वगैरह जितना भी है सबको एक मतलब फ्रेम में ला करके और एक एक जगह कलेक्ट करके उसको अच्छे तरीके से देखिएगा। और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इतने हर गली से, हर कूचे से, हर पन्ने पन्ने से हमने क्वेश्चन को खोज निकाला है, कंसेप्ट को खोज निकाला है। आज देखिए ना, आप हिस्ट्री के लेकर के हम आपके लिए आए हैं। ज्योग्राफी के जो आपको होमवर्क दिए गए थे, मैं ये विश्वास के साथ, मेरा दिल कहता है कि आप उस पर मेहनत कर लिए होंगे और नहीं किए हैं तो करते चलिए। आज भी आपके पास दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप आंसर करने के लिए दो क्वेश्चन हमने लाया हुआ है। और इधर जो ऑब्जेक्टिव्स का है, बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन है और कितनी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, मैं क्या बताऊं। कुछ कुछ जगह तो ऐसी मिली हमें जहां पर मैंने उस मतलब हर ट्रिप को, हर टाइम्स को मैंने कंक्लूड किया। कोई क्वेश्चन 4 बार, तो कोई क्वेश्चन 5 बार, तो कोई 3 बार, तो कोई 5 बार, ऐसे कंटिन्यू। तो मतलब कहने का है कि अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो हमको हमको उसके साथ जाना चाहिए। और ये भी 100 मार्क का होता है तो इसमें भी थोड़ा सा अलर्ट रहना जरूरी है और कंपलसरी है। मार्क तो पूरा होना चाहिए ना हमारा। और सारे सब्जेक्ट जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, जब 90% के ऊपर हमारा स्कोर नहीं जाएगा तो कहाँ से हम अपना एग्रीगेट जो 400 पार वाली बात है, 450, 435, 445, 465 इस आसपास आपका मार्क जाना चाहिए। जैसी तैयारी हमने करके दी है आपको और जैसा आपका मेहनत रहा है, मुझे भरोसा है इस बात का। आइए देखते हैं क्या कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो ये जो है ना, सेडान का युद्ध था, जिस युद्ध के समाप्ति के बाद जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हुआ। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में हर साल ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन, मतलब ढंग का क्वेश्चन है। यंग यूरोप का संस्थापक मैजिनी को कहा जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था, सभी जानते हैं हम लोग। लेकिन अब देखिए ना कि जितना कॉमन क्वेश्चन होता है, जैसा लगता है हो ये सब क्वेश्चन क्या पूछेगा, लेकिन नहीं। आप एग्जाम के साथ जाइए, आपके दिल दिमाग में क्या आता है, कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगता है, जिस साइड में आपने बढ़िया मेहनत किया हुआ रहता है, जिस साइड में आप अच्छा मेहनत किए हुए रहते हैं, तो वहां लगता है कि ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन एक दो स्टूडेंट या हमारे आपके सोच को देख करके क्वेश्चन सेट नहीं होता है। क्वेश्चन सेट ओवरऑल समझ के साथ काफी गंभीरता से लोग करते हैं, तो हमें क्वेश्चन के साथ जाना चाहिए। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। और फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा गया है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। जर्मनी के एकीकरण में देखिए बिस्मार्क की भूमिका सर्वोपरि थी। बिस्मार्क बहुत मेहनत करके, काफी जद्दोजहद के बाद जर्मनी को एकीकृत कर पाया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया को लगता था कि अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो फिर हमें आफत आएगा, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि ये दोनों एक हो। खैर हुआ। जनेवा संधि 1954 में हुई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं तो चैप्टर्स या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको निकल करके ये ऑलरेडी आ जाएगा। इसीलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपको भेजे जाते हैं
इस प्लेटफॉर्म के द्वारा LN Academy 24 जो आपका चैनल है, जहां से आप इस चीज को देख समझ रहे हैं, तो उसके इर्द गिर्द आपको घूमना चाहिए। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये हमेशा है ना ध्यान में रहे। रक्त और लौह की नीति के प्रणेता कौन थे? बिस्मार्क थे। ये देखिए क्वेश्चन 5 बार रिपीट हुआ, 5 टाइम्स। ये टी का मतलब टाइम्स है। जर्मन राइन गणराज्य का निर्माण नेपोलियन ने किया था, ये भी समझना है। 4 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। हिगेल, ये हिगेल लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो कोई भी शब्द छूटे नहीं। हिगेल जर्मनी का दार्शनिक था। ये दार्शनिक लोग जो पहले हुए ना, इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां दी हमें, और इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। बहुत विद्वान हुआ करते थे ये लोग, जिनके पास दूर की सोच होती थी, दूरदर्शिता होती थी, और इनके जो सोच होते थे वो राज्यों पर, देशों पर इस तरह से लगते थे, काम करते थे कि वो एकदम एक सूत्र में लोगों को बांधने में सफल होते थे। इसीलिए इनको दार्शनिक कहा जाता था। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, ये बात जग जाहिर है, सर्वविदित है। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना, यहाँ पे जेना है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में था। यूरोपियन सभ्यता का पालना, यूरोपियन सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है, ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। और प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1864 में हुआ था। ये कितने क्लासिकल कलेक्शन है ऑब्जेक्टिव के, इसका जवाब नहीं है। और आप अगर इनको इग्नोर करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप दूसरी दिशाओं में आपका मेहनत जा रहा है, एक सर्टेन और प्रॉपर डायरेक्शन उसको आप नहीं दे पा रहे हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। ये मैं आपको हिदायत दे रहा हूं, और एक सलाह भी दे रहा हूं कि मेरी बातों को मानते हुए उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, बहुत फायदे में रहेंगे आप। लुई फिलिप फ्रांस का शासक था, ये भी सही बात है। बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था। बोहेमिया कोई गणराज्य रहा होगा और जिस पर ऑस्ट्रिया का शासन था, और यही सब चीज तो आंदोलन खड़ा किया। आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद कि ये क्रांति, ये आंदोलन किसी भी देश राज्य में कभी भी क्यों हुए हैं, इसका मूल कारण क्या है, मैं थोड़ी देर के बाद इस पर चर्चा करूंगा। पहले इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लुई 16वां को फांसी दी गई थी, कब? 1793 में। देख रहे हैं ना, शासक को फांसी भी मिलती थी, है ना। उसकी अनैतिकता का, उसके क्रुद्ध व्यवस्था के विरुद्ध जनमानस जब एक होते थे ना, जब सत्ता पलटती थी तो राजा भी फांसी पर चढ़ते थे। यही नियम रहा है सदा से, क्योंकि अन्याय बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने की चीज नहीं होती है। अगर आप बहुत ज्यादा अति कर देंगे तो सामने से कोई न कोई ऐसा बन करके आता है, हीरो बन करके, जो आपकी उस अनीतियों के विरुद्ध खड़ा होगा। इसीलिए देश और राज्यों में पुराने समय से ही इस तरह के वारदात हुए। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ। कृषक दास प्रथा क्या जबरदस्त चीज है। हम खेती भी करें पर दूसरों का गुलामी लेकर के, दूसरों के अधीन रह करके, और फसल उगाएं हम और मौज मारे कोई। ये कृषक दास प्रथा के अधीन आता है, जिसका अंत रूस में कब हुआ था? 1861 में। दास कैपिटल बहुत सुंदर बुक, बहुत बढ़िया बुक एंड बहुत पॉपुलर। कार्ल मार्क्स का प्रकाशन 18 मतलब दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे, और इसका प्रकाशन 1867 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति 1917 में रूस में हुई। बोल्शेविक बहुत ही फेमस क्रांति है। युद्ध और शांति यानी पीस एंड वार एंड पीस पुस्तक के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय। ये बात बहुत मतलब बढ़िया है इस बुक के पुस्तक। कुछ और भी है। बोल्शेविक क्रांति के जनक लेनिन थे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में ही हुआ था। आज भी विश्व के बहुत सारे देश में साम्यवादी शासन व्यवस्था है, लेकिन उसके जनक या कह लीजिए या पहला एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, वो कहाँ पर हुआ था? रूस में हुआ था। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि चीजें किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है, और क्या क्या बातें किन दिशाओं में आपको
समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है किसको? दास कैपिटल को। बताइए, जिस तरह से बाइबल एक धर्म ग्रंथ है, तो दास कैपिटल जो बुक है ना, उसको समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अब देखिए, अप्रैल थीसिस के लेखक लेनिन, ये भी एक बुक है। इसमें तो बुक बहुत सारे आए हुए भाई साहब। अप्रैल थीसिस के लेखक कौन है? लेनिन है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स, कितना महत्वपूर्ण इंसान थे ये, कितना ज्यादा मेहनत करा इन्होंने जर्मनी के लिए, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को, और रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तो बिल्कुल, ये तो एकदम समझ लीजिए जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव हो गया। देखिए भाई जीके जीएस वाले, आपके लिए भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं, और आप भी इसको देख करके और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अपना तैयार कर सकते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी से। बाकी और जो आएंगे तो उनका भी फायदा आपको मिलेगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति को ही फरवरी क्रांति भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आज के ऑब्जेक्टिव के लिस्ट में आपके पास हिस्ट्री साइड से है, और 2 क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय हमने करने के लिए होमवर्क छोड़ा है। रूसी क्रांति के प्रभाव पर प्रकाश डालें, और दूसरा है इटली के एकीकरण में मैजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी की भूमिकाओं का वर्णन करें। ये 2 क्वेश्चन हाईली पॉपुलर क्वेश्चन है एसएसटी के साइड में और हिस्ट्री चैप्टर में। आगे और भी चैप्टर्स आने वाले हैं। आज 2 चैप्टर का कलेक्शन आपको मैंने दिया हुआ है, और आगे बाकी जो बचे हुए हैं सब पर काम करेंगे हम आपके लिए। तो कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव्स हमने एक फ्रेम में ला करके आपको करने की सलाह दी, और जितने पर हमने चर्चा किया, ये सारे वीडियोस आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन में सुन करके ऑब्जेक्टिव याद करने के काम आएगा। और इसको आप एकदम बिल्कुल एक मास्टर वीडियो की तरह एक जगह पर कलेक्ट करके देखते चले जाएंगे तो आपका भला ही भला होगा, और अगर नजरअंदाज करेंगे तो आपका नुकसान होगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। बहुत सारे अभी चैनल काम एक्टिव है, लेकिन जो एक तथ्य निकल करके, जो कलेक्शन का जो एक्सपीरियंस है, वो यंगस्टर्स के पास कभी नहीं हो सकता है जो हम आपको दे रहे हैं। कोई भी इसके आसपास कंपैरिजन में नहीं है। इस बात को आप ध्यान से अपने अंदर बैठा लीजिए। अगर नहीं बैठा के रखे तो आप भी हैं, ये प्लेटफॉर्म भी है, एलन एकेडमी 24 हम भी हैं, और आपका एग्जाम है। एग्जाम आप दे करके आइए। मेरा ये कलेक्शन और बाकी लोगों के अगर चक्कर में आप फंसते हैं तो उसमें जमीन आसमान का अगर फर्क न आया तो फिर आप कहना कि सर ने जो बात कही थी वो क्या थी और हम क्या किए। ये लापरवाही की सजा तो सबको मिलती है, तो हम और आप इससे वंचित नहीं है। पर हम नहीं चाहते कि अभी आपके दिमाग में कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी परेशानी आए कि उससे आपका एग्जाम प्रभावित हो, क्योंकि मैंने भी अपने कमिटमेंट के हिसाब से काम किया है। तो मुझे भी लालसा है, मुझे भी शौक है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कोर करें, और अच्छे स्कोर करें। जहां से मैं तो अभी भी कहता हूँ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक्स है, कोई भी दिक्कत अगर लगती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो सही। और अगले वीडियो में अगर उसका जवाब आपको बहुत बेहतर तरीके से नहीं मिलेगा तो फिर कहना। लगे रहिए, मेहनत कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। एलन एकेडमी 24 हमेशा आपके साथ है और रहेगा। आपका एग्जाम तक ही आपसे हमारा संबंध नहीं, बल्कि आप एग्जाम खत्म कीजिए, एक नई चीज, एक नया सिलेबस आपका इंतजार कर रहा है, और जरूर आपको उसमें शरीक करेंगे, हम शामिल करेंगे, और आपकी नई सफलता, नए मुकाम और नए रास्ते खुल जाएंगे वहां से। इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। बहरहाल लाइफ के इस इम्पोर्टेंट एग्जाम को से खेल मत जाइए। इसको तवज्जो देते हुए इस पर डायरेक्शन प्रॉपर जो मिल रहा है, जो निर्देश, उसके हिसाब से मेहनत कीजिए। आपका रिजल्ट बेहतर हो, यही कामना हम हमेशा करेंगे। थैंक यू सो मच।